ARD न्यूज़ से मैं भारत और चाइना के बीच रिलेशनशिप का जो पब्लिक कुछ हो रहा है और अभी जो कंडीशंस हैं भारत और चाइना के बीच जो तनाव है भारत ही नहीं पूरे विश्व के साथ, वो रिलेशनशिप में यूपीएससी क्वालिफाइड श्री चंद्रमोहन प्रसाद सर से कुछ बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पर। सर बताया जाए इंडिया और चाइना का पहले इतिहास बताया जाए अपने शब्दों में। इंडिया और चाइना का जो वर्तमान में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के हमको इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने की जरूरत है। इतिहास क्या कहता है? अभी जो विवाद है, चाहे जो गलवान घाटी हो, चाहे जो सियांग लेक है उसको लेकर के, या फिर अपना जो अरुणाचल प्रदेश उसको लेकर के, लद्दाख का जो पूरा इशू है, सियाचिन उसको लेकर के, सब अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने की जरूरत है कि इसका शुरुआत कहाँ से होता है। अगर 1950 से हम देखें, जब से भारत आजाद 1949 में जब चाइना पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है, उसके बाद अगर देखें तो इसमें कई आयाम हैं। इसलिए पहले हुआ था कि जो 1950 में चाइना जो था वो तिब्बत एक, उसके पहले 1950 से पहले तिब्बत था एक स्वायत्त प्रांत था, और इंडिया का जो बॉर्डर था पहले डायरेक्टली 1950 से पहले डायरेक्टली चाइना से नहीं था, तिब्बत से। लेकिन 1950 में चाइना ने उसको अपना मिलिट्री के बेस पे, सेना के बेस पे उसको अपने कब्जे में लिया। और उस समय ये कहा जाता है कि भारत के जो नेतृत्व था, जो भारत के प्रधानमंत्री था, उनकी ये गलती उस समय उभर के आई, उन्होंने जब चाइना ने मिलिट्री के दम पे या अपने सैन्य क्षमता के दम पे जो तिब्बत को अपने कब्जे में, इसका भारत की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। और वहीं से देखा जाए तो पृष्ठभूमि निकल के आया भारत चाइना विवाद का। क्योंकि अगर इंडिया का बॉर्डर, अगर भारत का बॉर्डर अगर चाइना के साथ डायरेक्टली नहीं लगता तो अभी जो विवाद चला, अगर भारत उस समय अगर इसका विरोध किया जाता तो शायद अभी जो हो रहा है उसमें शायद ये सब नहीं होता। उसके बाद भी देखा जाए तो भारत ने चाइना का हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया था। जब सारे यूरोपियन कंट्री लोग या अमेरिका चाइना का हर प्लेटफॉर्म पर जो विरोध कर रहे थे, उस समय भी इंडिया ने खुल करके चाइना का सपोर्ट किया। जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान के बीच में जब वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी भारत ने ताइवान का सपोर्ट नहीं करके पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सपोर्ट किया था। तो 1950 के बाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 1954 में जो भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ था, वो एक माना जाए तो विदेश नीति को उसको एक मैग्ना कहा जाता है। विदेश नीति पंचशील है, और पंचशील को हम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि पंचशील क्या है। उस पंचशील के बाद भी जब एक समझौता हुआ, उसके बाद जो चाइना के जो उस समय के जो जो प्रधानमंत्री थे चाउ लाई, या उसके बाद जो चाइना के फाउंडर माने जाते हैं माओ से, इन लोग भारत के जो प्रधानमंत्री और जो चाइना के जो प्रधानमंत्री थे, पंचशील तक समझौता हुआ था। अब उसको एक विदेश नीति में काटा कहा जाने लगा। लेकिन चाइना ने उस पंचशील के बाद कुछ दिनों बाद ही उस पंचशील का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। अगर उसके बाद देखा जाए तो भले ही चाइना उसका आरोप भारत में लगाता है, क्योंकि 1959 में जब तिब्बत शरणार्थियों के या तिब्बत के जो लोग थे उस पर जब चाइना अत्याचार कर रहा था, तो वहाँ के जो करेंट अभी दलाई लामा है वो भाग करके, या वहाँ के जो जिस लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था वो भाग करके भारत में 1959 की घटना है। उसके बाद भारत ने उसको शरण दिया। उसके भारत ने शरण दिया तो चाइना का उस समय में ये क्लेम था कि भारत है जो चाइना जो तिब्बत में जो इशू चल रहा है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार भारत है, और भारत उसको सह दे रहा है। उसी को आड़ में लेकर के विवाद तो सीमा विवाद था, लेकिन उसी को आड़ में लेकर के उसी को एक आधार बना करके 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया। और लेकिन उस समय का जो करेंट इशू था, एक अपने इंटेलिजेंस एजेंसी था, उन्होंने नेहरू जी को ये सजेस्ट किया था कि जहाँ इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे अपना चेक पोस्ट होना चाहिए। उसी को एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया जाता है, जिससे कि अपना जहाँ पे अपना जो अपना जहाँ पे पोस्ट था, जहाँ बॉर्डर था, जहाँ पे लगता था कि यहाँ इंडिया बॉर्डर है, वहाँ पे चेक पोस्ट फिर बनाया जाए। और उसी वही चाइना को कर रहा था कि चाइना को लग रहा था कि वो चेक पोस्ट बन रहा है, ये इंडिया का एक अस्थायी यहाँ पे बॉर्डर हो रहा है। उसी को लेकर के, उसी को आधार बना करके मेन इशू हुआ था। लेकिन चाइना ने इंडिया को ब्लेम दिया कि चाइना इंडिया है जो उसके जो
आंतरिक मामले है, जो तिब्बत के मामले है, उसमें हस्तक्षेप करा, उसी को आधार बना करके चाइना ने भारत पर अटैक किया। और उसके बाद देखा जाए तो धीरे धीरे उनका कुछ सुधार आया था भारत के चाइना के संबंध में। और उसके बाद जो राजीव गांधी थे, उन्होंने उसको सुधार करने की संभावना कोशिश बहुत की। उसके बाद राजीव गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी चीन के यात्रा पे गए, उन्होंने इसको और सुधार करने की कोशिश की। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो चाइना का जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं, जो उसके नेबरिंग जितने भी कंट्री है उनके अगेंस्ट है। उसका एक विस्तारवादी नीति है, उसी विस्तारवादी नीति को काम कर रहा है। सर, इसका जो स्टोरी तो आपने बहुत अच्छा बताया, जोग्राफिकल कॉजेज भी बताया। इसका आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? आज मोदी जी की सरकार रही, कोई भी किसी की सरकार अगर आएगी तो इंडिया और चाइना का संबंध कैसा रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा? इंडिया और चाइना दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और विवाद समाधान के जो मैकेनिज्म बनाए गए हैं, उसको दोनों को फॉलो करने की जरूरत है। इंडिया को भी चाइना की, अगर सिर्फ यही नहीं कि भारत को चाइना की जरूरत है, यही नहीं कि चाइना को ही भारत की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कि अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, उस ग्लोबलाइजेशन के ज़माना में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट नेबरिंग कंट्री का जो रिलेशन वो अच्छे होना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर कुछ उस तरह का अगर आप ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, वो वर्ल्ड लेवल पर बढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो नेबरिंग कंट्री वहाँ पे शांति होना चाहिए। ये अगर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे शांत जो सीमा माना जाता है, जो 49 डिग्री है, जो कनाडा और अमेरिका के, वो माना जाता है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट वही, उनको आसपास की जो कंट्री है उनसे उस तरह का कोई थ्रेट नहीं रहता है। कि इंडिया का अगर देखा जाए तो चाइना से भी इशू है, अभी लगातार चल रहा है। पाकिस्तान का जो हाल है उन लोगों को पता है कि क्या इशू चलता है। उसके बाद नेपाल का भी हाल हम लोग देख रहे हैं। तो भारत को भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे इस विवाद को एक सुलझाया जाए। और जो अभी एक करेंट सिनेरियो बन रहा है, करेंट सिनेरियो बन रहा है कि जो भारत जो चाइना के जो उत्पाद है, चाइना के जो आयातित माल है, उनका लोग विरोध कर रहे हैं। एक हद तक ठीक है, लेकिन विरोध एक हद तक अब देखा है तो विरोध तो ठीक है, बट उसको बहुत ज़्यादा उसमें सफलता प्राप्त होती हुई नहीं नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप आज के समय में देखा जाए तो चाइना का माल भारत के लगभग हर घर में, माने घर घर में उसका प्रेजेंस है। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो उसका जो विरोध हमें नहीं लगता है कि एक बहुत सफल हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने मेक इन इंडिया जैसे जो प्लान है उसको बूस्ट नहीं कीजिएगा, अपने यहाँ उत्पादन को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, तब तक उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि बहुत सारा जब जरूरत के अनुसार जो जब तक कि अपना घर ना बना ले तब तक दूसरे के घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब तक डेरा में रहे, यही कहानी होती है। कितनों किसी से कुछ उस तरह के दुश्मन क्यों है, लेकिन आपको जरूरत के समय आप खुद उसको उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो एक चाइना है जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसके हब बन चुका है। और उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इंडिया का जो एक विरोध है वो एक सीमित नज़र आता है। और जो बहुत लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकार है जो क्यों नहीं जो चाइना के उत्पाद है उस पर बैन लगा देता है, और उस पर टैरिफ है जो उसमें बेहतर वृद्धि कर देता है। वो सब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कानून है या उसका जो लॉ है उसके सब खिलाफ होगा। और खिलाफ होगा तो इंडिया अगर चाइना के साथ करता है तो कोई और जहाँ पे चाइना भारत का सामान माने निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो वो कंट्री भी इंडिया के साथ ऐसा कर सकती है। इसको अगर देखा जाए तो सरकारी स्तर पर ये नहीं हो, सरकारी स्तर पर सिर्फ ये हो सकता है कि सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर जो कंपनियां जो उत्पादन करें उनको सब्सिडी दे। तो चाइना में देखा जाए तो वहाँ पे कम मूल्य में सामान कंपनी इसलिए देती है कि वहाँ की सरकार है जो वहाँ के जो कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक उसको बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है। उसी को लेकर के मार्केट में वो अपने उत्पाद को कम दामों में बेच पाते हैं। इसीलिए अगर भारत को यहाँ पे जो कई इशू है जैसे कि रेट रिफ्यूजन का इशू है, भूमि अधिग्रहण का इशू है, जब तक यहाँ पे कंपनियाँ को यहाँ पर उचित माहौल नहीं दिया जाएगा, उसको सरकार में भरोसा नहीं होगा। क्योंकि चाइना में कंपनियाँ इसलिए जाती हैं कि उनको भरोसा रहता है क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे एक विचारधारा चलता है। लेकिन अपने यहाँ पे अगर कोई कंपनियाँ जाती है और उसको ये भी डर रहता है कि चलो अभी इंडिया गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करे, शायद ऐसा हो सकता है यूपीए गवर्नमेंट इशू हो वो विरोध करे, इसलिए यहाँ पे कंपनियाँ आने से डरती है। दूसरा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से लोग डरते हैं, चाइना में सब इशू नहीं है। इसलिए चाइना इसलिए अगर सरकार को चाहिए कि जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल उनको यहाँ उचित माहौल उपलब्ध कराया जाए ताकि वो यहाँ पे उत्पादन करने के लिए या अपने प्लांट लगाने के प्रेरित हो सके। उसके बाद खुद ब खुद
हमने जब अगर चाइना का जो माल हमारे यहाँ आता है, अगर उसका प्राइजेज उसके कंपेरिजन में अगर इंडिया के जो उत्पाद है उसका अगर प्राइजेस कम हो तो ऑटोमेटिकली लोग हैं जो उसको प्रीफर करेंगे। हम अगर सिर्फ ये आम आदमी का नहीं देखा जा सकता है, ये अगर सरकार पे भी देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में एक दिल्ली मेरठ का एक रेलवे का प्रोजेक्ट था, मेट्रो रेलवे का हाई स्पीड का प्रोजेक्ट था। उसमें था कि एक बोली लगाया गया, तो बोली में था कि जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो चाइना की एक कंपनी थी, उसने उसमें 1126 करोड़ का बोली लगाया था, और इंडियन जो कंपनी थी LNT उसने उसमें 1170 करोड़ का बोली लगाया था। लेकिन इंडिया भारतीय जो मिनिस्ट्री है रेलवे ट्रांसपोर्ट, उसने उसको वो प्रोजेक्ट दिया चाइना कंपनी को, और उसने बजाबती उसका विज्ञप्ति जारी किया, उसने अपना क्लिफिकेशन दिया कि चाइनीज सारे भारतीय कंपनी को बराबर मौका दिया गया। लेकिन भारतीय कंपनियाँ हैं उससे खरीद नहीं कर पाई, और चाइनीज कंपनी में सारे जो नॉन था उसको फुलफिल करके चाइना कंपनी को इसे दिया गया। तो जब सरकारी स्तर पे जब ये देखा जाता है कि जहाँ पे हमको कम मूल्य में या कम लागत में कोई उत्पादन हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो फिर आम आदमी की आप कैसे आम आदमी से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कम दाम के सामान को छोड़ करके, जहाँ पे गरीबी भुखमरी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लगभग 40% लोग पास अगर देखा जाए तो खाने के उचित सामान उपलब्ध नहीं है। अभी देखा जाए तो हम अमेरिका में क्या कर 11 करोड़, अपने यहाँ के लगभग 40 करोड़ लोग बेरोजगार ले लो, करेंट जो कोविड-19 का उसको लेकर के, तो इसको सारी चीज़ों को मिला के देखने को लगे। जी सर, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आपने जो चाइना और भारत का रिलेशनशिप रहा, और नेक्स्ट डे मैं आपके साथ चलूँगा और एक नया देश के साथ जो आपके पड़ोसी भारत और नेपाल होंगे। कैमरामैन अवधेश शर्मा के साथ मैं एडिटर आशुतोष आनंद, ARD न्यूज़ के लिए। आप ARD न्यूज़ धन्यवाद।